हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता। आई होप आप लोग हमारे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आज हमारे ये एनसीईआरटी साइंस का जो है 8वां लेक्चर है, जिसका नाम है शरीर में गति। आप जो है इस अध्याय में जानेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है। अन्य प्राणी और जीव जंतुओं में भी गति होती है। इसके अलावा मानव शरीर की गति में अस्थि और उनकी संधि व उनके प्रकार भी जानेंगे। इसके अलावा आप जानेंगे कि जंतुओं की गति और उनकी चाल, जैसे कि केंचुआ, तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प आदि के बारे में जानिए। तो फ्रेंड्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो हमारे शरीर में जो होने वाली विभिन्न गतियां हैं, उनको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल शांत होकर बैठना है तथा अपने शरीर में होने वाली जो विभिन्न गतियां हैं उनको अनुभव करना है। तो हम क्या देखते हैं कि हम समय समय पर पलकें झपकते हैं और श्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियां होती है। हमारा जो शरीर है उसमें स्वतः ही निरंतर गतियां होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब जो है शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र की ओर देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आप हैं उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर में कोई ना कोई गति होती रहती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद आप विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद आप घर में जाते हैं। तो शरीर जो है इसकी स्थिति में अपने आप जो आप है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें दिया गया है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। तो यहाँ दिया गया है जंतु का नाम। तो ये फर्स्ट जो सारणी है, जो कॉलम है, उसके अंदर हमें दिया गया है जंतुओं का नाम। और दूसरी जो ये कॉलम है ना, इसके अंदर हमें क्या दिया गया है कि गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग, कि उस जंतु का गमन में प्रयुक्त होने वाला जो भाग या अंग है वह कौन सा है। और ये थर्ड जो कॉलम है हमारा, उसमें दिया गया है कि जंतु गमन कैसे करते हैं। तो पहला है गाय। गाय है वो चलने में कौन से भाग को काम में लेती है, वो जो है अपने पैर को काम में लेती है तथा क्या करती है, चलती है। इसी प्रकार मनुष्य है वो गमन करने में अपने शरीर का कौन सा भाग काम में लेता है, वो पैर वाला भाग काम में लेता है तथा वो चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है वो है सांप। सांप है वो चलने में यानी गमन करने में अपने शरीर का वो जो है वो संपूर्ण भाग काम में लेता है। और कैसे चलता है, कैसे गति करता है, वो रेंग कर चलता है। इसी प्रकार जो पक्षी है वो गमन करने में अपने जो अग्रपाद यानी पंख है और जो पैर है उनको काम में लेता है और वो उड़कर या चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इसी प्रकार है नेक्स्ट है कीट। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और कुछ ऐसे कीट होते हैं वो जो चलकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये अपने गमन में जो है वो पैर तथा जो पंख है उन दोनों को प्रयुक्त करता है तथा वो उड़कर और चलकर भी जा सकता है। मछली जो है वो गमन करने में अपने जो संपूर्ण शरीर और जो पंख है उनको काम में लेती है तथा तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों होती है? क्या कारण है कि अनेक जंतु हैं जो चलते हैं जबकि कुछ जंतु हैं जो रेंगते हैं और मछली जो है वो तैरती है। तो अब हम जानेंगे जो ये विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं वो कैसे होती है। मानव शरीर एवं इनकी गतियों के बारे में हम जानेंगे। क्या आपने विद्यालय में कभी व्यायाम किया है? तो आपने जब व्यायाम किया तो आपको बड़ा आनंद आया होगा। विद्यालय के शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ तथा पैर किस प्रकार गति करते हैं। तो आइए जानें कि हमारा शरीर जो है इन गतियों को करने के योग्य है। हम में से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट एवं एक काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ है वो किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने जो कंधे हैं उसको वर्ताकार रूप से घुमा पाते हैं? तो बिल्कुल, जब हमें जो बॉल है वो फेंकते हैं तो हमारे शरीर जो कंधा है उसको वर्ताकार रूप में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? तो जो कंधा है वो गति नहीं करता है, हमारा हाथ है वो गति करता है कंधे के चारों ओर।
अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर तथा नीचे कीजिए। इस प्रकार पैरों के घुटनों को भी मोड़िए। अपने हाथों को पासरों में सीधा तानिए। भुजा को मोड़िए। मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं उनको गति करने का प्रयास कीजिए। क्या कारण है कि हम शरीर के कुछ जो अंग हैं उनको स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, जबकि कुछ अंग ऐसे हैं जो केवल एक ही दिशा में घूम सकते हैं? हम जो है अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? तो आइए हम इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं कि आप जो है अपने मित्र को एक पैमाने को अपने हाथ से मानने को कहिए। ध्यान रखिए कि अभी अपने जो पैमाना है वो आपके कोहनी के बीच में हो। तो आप अब कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप जो है वो अपनी कोहनी को मोड़ पाते हैं? तो आप जो है अपनी कोहनी को नहीं मोड़ पाते हैं। यहाँ पर हमारे शरीर में होने वाली जो विभिन्न गतियाँ हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे कि हमारे जो शरीर है उसका कौन सा भाग है वो किस प्रकार गति करता है। जैसे कि पहला यहाँ दिया गया है गर्दन। गर्दन जो है वो किस प्रकार गति करती है? वो अंशतः मुड़ती है। इसी प्रकार कलाई जो है वो क्या होती है? कलाई है वो क्या है? वो पूर्णतः मुड़ जाती है, यानी हमारे हाथ की जो कलाई है वो चारों ओर मुड़ जाती है। इसी प्रकार जो अंगुलियां हैं वो क्या होती है? अंगुलियां हैं वो अंशतः मुड़ती है, और जो घुटने हैं वो भी अंशतः मुड़ते हैं। जो एडी है उसमें कोई भी गति नहीं होती है। पदांगुलियां हैं वो क्या है? वो भी अंशतः मुड़ती है। और नेक्स्ट है पीठ। पीठ क्या होती है? हमारी पीठ झुकती है। तो यहाँ पर पीठ क्या है? पीठ क्या होगी? हमारी झुकेगी। और सिर जो है वो क्या होगा? सिर हमारा क्या है? अंशतः जो है मुड़ता है यानी झुकता है। इसी प्रकार कोहनी भी हमारी अंशतः झुकती है, और भुजा है वो पूर्णतः घूम जाती है। हमारे जो हाथ की जो भुजा है ना वो पूर्णतः मुड़ जाती है या घूम जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को हम उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां ये दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इसे हम इन स्थान को हम क्या कहते हैं? इस स्थान को हमें संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार की गति करता? अपनी उंगलियों तथा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे और पीछे हाथ, पैर, अंगुलियों एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपकी अंगुली जो है वो किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? तो फ्रेंड्स, ये कठोर संरचना है वो क्या है? वो हमारी अस्थियां हैं। तो हमारे शरीर में के अन्य भागों में भी इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो फ्रेंड्स, हाथ को ऊपरी हिस्से तक लेकर कलाई तक एक लंबी अस्थि नहीं होती है, बल्कि वास्तव में यहाँ अनेक अस्थियाँ होती है जो कोहनी तक जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियाँ होती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं जहाँ पर ये अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की जो गतियाँ हैं उनके लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। तो आइए हम जो है कुछ संधियों के बारे में जानते हैं। हमारी जो पहली संधि है उसका नाम है कंदुक खलिका संधि, जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर हमें दिखाया गया है कि हमें क्या लेना है? एक बॉल लेनी है। जैसे कि ये है, इसके ऊपर हमें किसी कागज़ को बेलनाकार मोड़कर उसको चिपका देना है, और एक कटोरी के अंदर इस बॉल को जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है फिट कर देना है। तो अब हमें इस जो बेलन आकार हमने कागज़ लगाया था उसको हमें यहाँ से यहाँ तक हम घुमा देते हैं, तो ये आसानी से गति कर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कंदुक खलिका संधि।
अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का जो बेलन है वो आपका हाथ है तथा गेंद है इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जो है वो जुड़ा होता है। एक अस्थि को गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ रहता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति जो गति है वो प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो हमारी कंदुक खलिका संधि है ना, वो ये संधि है ना सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जो ये हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो सभी दिशाओं में हमारी गति कर सकता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का अन्य कोई उदाहरण खोज सकते हैं? तो बिल्कुल, हमारा अन्य उदाहरण जो है पैर और कुल्ले की जो संधि है वो भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। इसको भी हम सभी दिशाओं में घुमा पाते हैं। नेक्स्ट हमारी है दुराग्रह संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्रह संधि कहलाती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे तथा दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो जो दुराग्रह संधि है ना, उसके द्वारा हम हमारे सिर को आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस गतियों जो ये गति है उसको आप खुद से गति कराने का प्रयास कीजिए। क्या गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिससे जो हमने कंदुक खलिका वाली संधि देखी थी ना, उसे हमारी ये जो संधि है किस प्रकार भिन्न है। हाथ को हम पूर्णतः वर्ताकार घुमा सकते हैं जबकि दुराग्रह संधि को हम नहीं घुमा पाते हैं। दुराग्रह संधि में क्या होता है, इसमें अस्थि का एक छल्ले पर ये घूमती है। नेक्स्ट है हमारी हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को आप जो है फ्रेंड्स ध्यानपूर्वक देखिए कि ये जो दरवाजे हैं आगे और पीछे की ओर ही खुलने देते हैं। जैसे कि आपने दरवाज़ों पर जो कब्जे हैं उनको देखा होगा कि हमारा जो गेट है या तो आगे की ओर खुलता है या पीछे की ओर खुलता है। तो ये इसी प्रकार हमारे शरीर में भी कुछ जॉइंट होते हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं। तो इस संधि को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिंज संधि। इसको हमें एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है। जैसा कि ये हमारा है, हमने एक जो कागज़ है उसको अर्धवर्त के अंदर काट लिया, जैसे कि ये नीचे वाला है, और एक है उसका पूरा वर्त हमने बना लिया है, इस बेलनाकार इसको बना लिया है और इसके अंदर रख दिया है। ऊपर हमने जो है इसके अंदर पेंसिल घुसा दी है और अब हम देखते हैं कि ये किस दिशा में गति कर सकता है। तो ये जो हमारा बेलन है अंदर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ही गति कर पाता है, इसके अलावा ये गति नहीं कर पाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिंज संधि। कि हिंज संधि एक ही दिशा में गति होने देती। जो हिंज संधि है वो सिर्फ एक ही दिशा में गति होती है। इसका एग्जाम्पल है कि हमारी जो कोहनी में है हिंज संधि यानी कब्जा संधि, इसका उदाहरण है, जिसमें केवल जो शरीर के अंग हैं वो आगे पीछे एक ही दिशा में गति कर पाता है। क्या आप ऐसी संधियों के और अधिक उदाहरण दे सकते हैं? तो बिल्कुल, हमारे जो घुटनों की संधि है वो भी इसका उदाहरण है। इसी प्रकार हमारी जो हाथ के मूल हैं वो भी इसी संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारी अचल संधि। तो फ्रेंड्स, अचल संधि में क्या है, हमारे से जो सिर है उसकी अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये जो अस्थियां हैं इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो संधि है उनको हम क्या बोलेंगे, अचल संधि बोलेंगे। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर जो है वो सिर से दूर ले जाते हैं। जब आपने अपनी ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास किया तो आप उसको हिला पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है वो एक अचल संधि का उदाहरण है। हमारा जो नीचे वाला जबड़ा है वही गति कर पाता है, क्योंकि ऊपर वाला जो जबड़ा है वो हमारे कपाल से जुड़ा होता है। ये एक अचल संधि का उदाहरण है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? तो हमारे शरीर के जो है विभिन्न अंगों को आकृति प्रदान करने के लिए हमारे शरीर में जो कंकाल का एक ढांचा होता है जो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है। मानव शरीर जो है वो कंकाल की एक आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं?
जो शरीर है उसके कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। तो क्या आपने जो है वो एक्सरे का चित्र देखा है कभी? जैसा कि हमें इसे चित्र में दिखाया गया है कि टखने एवं घुटने की संधि का एक्सरे है ये। अपनी उंगलियों को मोड़िए। तो क्या ये जो है आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपके मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? जो अपनी हथेली के पीछे वाले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या इनके अनेक संधियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? क्या अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी है? यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो अब जो है हमें इसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हमारा फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि गहरी सांस भरकर इसमें कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां यानी वक्ष की अस्थियां हैं आप उन्हें गिन सकते हैं, तो गिन लीजिए और ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनाती है। इस शंकुरूपी बक्से को हम क्या कहते हैं? पसली पिंजर बोलते हैं। जो ये हमारी ये संरचना है इसको हम क्या बोलते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो इसके अंदर क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इस पसली पिंजर के अंदर हमारे शरीर के कुछ जो नाजुक अंग होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़कर झुककर अपने पाँव की जो उंगलियां हैं उनको छूने के लिए कहिए। तो फ्रेंड्स, क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? क्या अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ होकर उसकी पीठ तक नीचे की ओर लगाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना क्या है? ये संरचना क्या है? ये है मेरुदंड। अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। जो मेरुदंड है ये हमारी अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष वक्ष के क्षेत्र इन्हें जो अस्थियों से जुड़ा होता है। जो हमारा पसली पिंजर है वो इन्हें से वक्ष की जो ये हड्डियां हैं इनसे जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता? तो बिल्कुल नहीं। जो हम झुक पाते हैं वो इन छोटी छोटी हड्डियों के कारण ही हम झुक पाते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट हड्डी होती तो हम बिल्कुल झुक नहीं पाते। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने को कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या आपको उनके कंधों के समीप दो उभरी हुई हड्डियां हैं वो दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जब हम दीवार पर धक्का देते हैं तो जो हमारी पीछे जो है हाथ के कुछ हड्डियां उभरी हुई दिखाई देती हैं, उन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई गई, ये हमारी क्या है? कंधे की अस्थियां हैं ये वाली। ये संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। जो कंधे की ये संरचना होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणी श्रृंखला, इसको बोलते हैं हम श्रेणी अस्थियां। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करती है। यह कुल्ले वाला हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। तो वो हमारा ये वाला तो क्या था? ये वाला श्रेणी अस्थियों का एग्जाम्पल था। हाथ वाली हड्डियां थी, इनको हमें कंधे वाली इनको क्या बोलते हैं? श्रेणी अस्थियां यानी श्रेणी मेखला बोलते हैं। इसी प्रकार जो कुल्ले वाला भाग होता है हमारा, ये किसका ऊपर वाला हमारा किसका उदाहरण था? ऊपर वाला तो हमारा था अंश मेखला का उदाहरण। ये क्या है? हमारी अंश मेखला की जो है हड्डियां वो है, इनको बोलते हैं अंश मेखला। ये वाली संरचना है। जब हमारे कंधे से हाथ जहाँ से जुड़ा होता है ना उसको बोलते हैं हम अंश मेखला। और जहाँ हमारा जो पैर की फीमर वाली हड्डी कुल्ले की हड्डियों से जुड़ी होती है ना उसको हम बोलते हैं श्रेणी मेखला यानी श्रेणी की अस्थियां बोलते हैं। इनके अंदर भी हमारे शरीर के कुछ जो भाग हैं वो सुरक्षित रहते हैं।
जो कुल्ले वाला भाग होता है ना, जिसके सहारे हम बैठते हैं। आप खोपड़ी की अनेक जो अस्थियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग यानी मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसको सुरक्षित रखती है।